नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस समिट के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपी में निवेश के लिए अब माहौल बन रहा है। यूपी सरकार की ओर से निवेश का माहौल बनाए जाने को लेकर उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले यूपी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यहां की अर्थव्यवस्था में सुधार हुई और अब यहां पर निवेश की नई संभावनाएं जागृत हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अतिथियों का स्वागत किया और कारण बताते हुए कहा कि आप सब ने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी सांसद बनाया है। मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए इस समिट का हिस्सा बना हूं। देश विदेश से आए अतिथियों का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी ने उनका आभार जताया और कहा, अगर भारत दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो देश में यूपी ड्राइविंग सीट पर है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 साल में यूपी ने एक अहम भूमिका निभाई है। पहले यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यूपी में अब बेहतर कानून व्यवस्था है, अब यहां पर शांति है। यूपी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिन तक ये समिट चलेगा। 34 सत्र के आयोजन इसमें किए जाएंगे। देश विदेश से नामी गिरामी उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने इसमें शिरकत की है। बड़े बड़े उद्योगपति इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का शुभारंभ किया। यहां पर जो उद्योगपति आए थे उन्होंने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समिट को संबोधित किया और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इस समिट के जरिए योगी सरकार ने यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, अफ्रीका कई देशों ने यूपी में निवेश की इच्छा जताई है और समिट के जरिए योगी सरकार और इन देशों के बीच में एमओयू साइन होने हैं, प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में देखने को मिला है अब तक? बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के महाकुंभ का आज से आगाज हो चुका है। 3 दिन तक ये जो है इन्वेस्टर समिट जो है वो चलेगी, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, उनके साथ में रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका उन्होंने अवलोकन किया। किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया उसको उन्होंने देखा और बारीकी से सभी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर समझते हुए नजर आए। जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चीज़ों को देखा और उन्होंने उसके बाद जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की नई इबारत को लिखा जा रहा है। आज दुनिया भारत की ओर जो है उम्मीद की नज़रों से देख रही है। हाँ, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो या फिर उसके बाद के समय की जब जब जरूरत पड़ी है तो भारत ने हमेशा जो है जरूरत के समय लोगों की मदद करी है। विकास के मामले को लेकर लगातार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विकास की नई इबारत को गढ़ा जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का जिस तरीके से कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है, झांसी से लेकर लखनऊ तक जो पूरा डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, उसका उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार कार्य कर रहा है। इंडस्ट्रियों को कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए उसके लिए यूपी सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है और जो ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज नजर आए। इसके अलावा आप देखें, जब मुकेश अंबानी का संबोधन हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 72,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो रिलायंस ग्रुप उत्तर प्रदेश में जो है अगले 1 साल के अंदर जो है वो करेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक लक्ष्य रखा गया था उसको पाती हुई सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 32,92,000 करोड़ के जो एमओयूज हैं वो अलग अलग कंपनियों के साथ में साइन हुए हैं, उनके प्रस्ताव मिले हैं और उसको अब जल्द ही जो है सरकार का प्रयास होगा कि उसको धरातल पर उतारा जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो है वो सर्जित किए जाए। उत्तर प्रदेश को एक इकोनॉमी हब के तौर पर जो है देश की या इकोनॉमी कैपिटल के तौर पर जो है कह सकते हैं उभारना है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आज अपने संबोधन के दौरान कहा। बिल्कुल प्रियम,
इस समिट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यूपी को कितना वो अपने उद्देश्य में सफल होते दिख रहे हैं इस समिट के जरिए? देखिए, बिल्कुल एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का जो स्टेट की सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है, और वो अभी से नहीं कई साल से है। इस बात का वो कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, और आज भी जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और इस बात को वो जानते हैं कि अगर इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन और जो सबसे जरूरी माध्यम है वो ये है कि वो है इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी वो आएँ, और जब तक वो नहीं होंगी तो उसके बिना इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, और जब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बेहतर होगी तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी बेहतर होगी, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो हैं वो लोगों को मिलेंगे। लोगों को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे देशों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको उनके घर में, उनके प्रदेश में जो है वो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिल्कुल प्रियम, निवेश का महाकुंभ है ये, निवेश का महाकुंभ कहा जा रहा है। किन किन देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर शिरकत की है? जिन जिन देशों को न्योता दिया गया था, दौरे किए गए थे, वहां पर रोड शो किए गए थे, तो उनमें से किन किन देशों के प्रतिनिधियों ने इस समिट में शिरकत की है आज? देखिए, आज जो है वो कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं। 22 से अधिक देशों में जो है वो योगी सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके अधिकारी थे, वो वहां पर गए, वहां पे रोड शो आयोजित किए गए, और वहां पर जो बड़े निवेशक थे उनको उत्तर प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया गया। तो अभी ये 3 दिन का जो है वो महाकुंभ आयोजित किया गया है। अभी लगातार जो गेस्ट हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बड़ी संख्या में जो मेहमान हैं वो इसमें आएंगे, यहाँ पे शामिल होंगे, सरकार के साथ में MOU साइन होंगे, प्रस्ताव रखे जाएंगे, और उस पर कहीं ना कहीं ताकि आने वाले समय में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सबसे खास बात यह है पूजा कि देखिए 32,92,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की बात सरकार कर रही है। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए तो उतना ही बड़ा एक चैलेंज भी है कि इसको धरातल पर उतारना। जितनी ही बड़ी कहीं ना कहीं उम्मीद की नज़रें जो है वो बढ़ी हैं, पूरे प्रदेशवासी, देशवासी उत्तर प्रदेश को जो है वो उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जब निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों की भी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होगी, और इसीलिए वो सभी लोग जो हैं इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, और उसका जो है कहीं ना कहीं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए लगातार आप देखें तो लोगों की भी उम्मीदें कहीं ना कहीं सरकार से काफ़ी बढ़ी हैं। तो ऐसे में जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार की एक जिम्मेदारी भी बढ़ी है कि जब इतने बड़े स्तर पर प्रस्ताव उसको मिले हैं तो उनका जमीनी रूप पर भी वो दिखाई देने चाहिए, और इसलिए उनका जमीनी रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी काफ़ी जरूरी है। तो एक बड़ा चैलेंज भी कहीं ना कहीं अभी ये भी सरकार के लिए रहने वाला है कि जितने प्रस्ताव मिले हैं इनको धरातल पर उतारा जा सके। बिल्कुल प्रेम, धरातल पर उतारना एक बड़ा चैलेंज होगा, और इस समिट पर देश ही नहीं विदेशों की भी निगाहें हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में 34 सत्र आयोजित होंगे। क्या कुछ उन सत्र के दौरान कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, अलग अलग सेशंस जो हैं वो इसमें आयोजित किए गए हैं। कुल ऐसे 34 सेशंस हैं जिनका आयोजन किया जाएगा, और आयोजनों में अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। सबके स्लॉट्स तय हैं कि कब किसको आना है, कब कौन सा आएगा, किसके क्या उसके प्रस्ताव होंगे, किस विभाग के लिए प्रस्ताव होंगे। सभी चीज़ों की तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं, और इन प्रस्तावों के साथ साथ में ये पूरा 3 दिवस का जो है ये महाकुंभ होगा, और इस महाकुंभ में जो है अलग अलग जो सेशंस होंगे उसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों से जो आए हुए बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इसमें पहुंचेंगे, और वो यहाँ पर शामिल होंगे, और उसके जरिए निवेश के जो MOUs हैं वो सरकार के बीच में साइन होंगे। बिल्कुल प्रियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है इस समिट के जरिए कि अगर भारत दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो देश में यूपी ड्राइविंग सीट पर है। मुकेश अंबानी ने भी समिट में यही कहा कि देश में अब यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र है। ऐसे में कितना बड़ा यहाँ पर ये जो निवेश का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है, लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी, लोगों के लिए कितना बड़ा मौका है? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है पूजा कि वो ये कि देखिए जब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियाँ आएंगी तो उतने ही ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उतनी ही प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, और साफ तौर पर उसका फायदा जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज दुनिया विकास के केंद्र में भारत को देखती है, और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। यही बात मुकेश अंबानी की तरफ से भी देखने को मिली। चूंकि देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तकरीबन 24 करोड़ की जनसंख्या है, 160 से अधिक
जो ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उन 160 देशों से कह सकते हैं बड़ा है और इसलिए एक बड़े बाजार के तौर पर इसको देखा जा रहा है, एक बड़े बाजार के तौर पर उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में उन इन्वेस्टर के लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का उनको फायदा मिल सकता है। सरकार ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल तैयार किया है उससे रूबरू उनको कराया जा रहा है, किस तरीके से सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर कार्य किए हैं। 2017 के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो ये प्रदेश था वो दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब से योगी जी ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली तो उसके बाद से यहाँ पर एक भी दंगे नहीं हुए। कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है, जो दंगाई थे उन पे रोक लगाई गई है, जो आरोपी थे, जो भ्रष्टाचारी थे उन पे लगाम लगाई गई है और इसीलिए ये विकास की नई इबारतें गढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसको निवेश का हब बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पहले इसको बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब ये निवेश का हब है। बड़े बड़े निवेशक, उद्योगपति यहाँ पर निवेश की इच्छा जताने के लिए आए हैं और जता भी रहे हैं और उसका सामने हमारे उदाहरण भी है कि ये एमओयू इतने साइन हुए हैं और सरकार अपने लक्ष्य के करीब है। तो इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर पूरा जो कार्यक्रम रखा गया, खुद योगी आदित्यनाथ ने हर एक चीज़ पर बारीकी के साथ में नज़र रखी, चाहे वो विदेश के दौरे हों, देश के अंदर जाना हो, अलग अलग इन्वेस्टर से मिलना हो, जहां पर भी उनकी टीमें गई तो उन सभी चीज़ों को वो उन्होंने खुद बाकायदा मॉनिटरिंग किया। जितनी तैयारियां करी गई उसकी उन्होंने खुद जो है वो समीक्षा करी। आम लोगों को दिक्कत ना हो इस बात पर विशेष तौर पर उन्होंने फोर्स किया कि आम लोगों को जो है इस इन्वेस्टर समिट के दौरान किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जो रूट डाइवर्जन होंगे उसकी पहले से जो है वो सब्स्टिट्यूट जो रूट है उनको तैयार कर लिया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। जरूर जाहिर सी बात है कि चूंकि कैप्टन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो अगर टीम जीतती है तो उसका श्रेय कैप्टन को जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम रही उसने भी काफी भरसक मेहनत करी है, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो, चाहे वो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, सभी हैं जितने भी उनके जो मंत्री थे जिनको बाहर की ओर जो है उनको भेजा गया, दूसरे देश भेजा गया, दूसरे राज्य भेजा गया, अलग अलग जगह पे रोड शो हुए, वहां पर जाकर उन्होंने बेहतर कार्य किए, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया और उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए मनाया कि वो उत्तर प्रदेश आए और यहाँ पर आने के बाद सरकार किस तरीके से उनकी मदद कर रही, सरकार ने किस तरीके से व्यवस्थाओं को बदला है और किस तरीके से उनकी मदद के लिए सरकार तैयार है, इन सभी चीजों का भरोसा दिलाया। तो कहीं ना कहीं वो भरोसे सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा प्रयास है कि जो ये इन्वेस्टमेंट की जो बात कही गई है, जो बड़े प्रस्ताव 32,92,000 करोड़ के प्रस्ताव जो सरकार को मिले हैं, इनको धरातल पर भी उतारा जाए। बिल्कुल, धरातल पर उतारना चैलेंज है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उनकी टीम को भी इस समिट की सफलता का श्रेय जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। करीब 6 मिनट तक वो पुराना बजट पढ़ते रहे। तब तक महेश जोशी ने उनके कान में आकर कुछ कहा। इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। भारी हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है। भारी हंगामे के कारण सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। राजस्थान में यह पहली बार हुआ है जब बजट भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलती से सदन में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। 6 मिनट तक वो पुराना बजट भाषण पढ़ते रहे। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। मानसदेश, आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। आपका लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपन ये जरूरी है अपना रिकॉर्ड करा हुए, गलत तरीका बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए।
यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको आज में प्रॉब्लम है क्या? सब आप प्लीज, आप सीनियर लीडर है, सीनियर सदस्य है, माफ कटाज, आई एम ऑन लेग। कोरोना काल में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गलती से विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। शिवम सोनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ी गलती हो गई, विधानसभा में उन्होंने बजट भाषण पढ़ दिया, वो भी पुराना। क्या कुछ सत्र के दौरान देखने को मिला? बिल्कुल पूछा। देखिए, आज राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत में ही इतनी बड़ा, इसे कहेंगे मेजर मिस्टेक हुई है विधानसभा के अंदर। ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी सदन में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल पुराना बजट भाषण पढ़ दिया गया हो। दरअसल साल 2023 चल रहा है और इसी साल राजस्थान में चुनाव होने हैं साल के अंत में, और उससे पहले इतनी बड़ी गलती, इसको विपक्ष ने हालांकि बुलाने की कोशिश की। दरअसल मौका था बजट सत्र का और अशोक गहलोत बजट भाषण पढ़ रहे थे, तभी साल 2022 का एक साल पुराना बजट भाषण वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लगातार पूछा 6 मिनट तक बजट भाषण पढ़ते रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि वो पुराना बजट भाषण पढ़ रहे हैं। पिछले एक साल पुराना बजट भाषण है। तभी राजस्थान सरकार में एक मंत्री हैं, जलदाय मंत्री महेश जोशी, सरकार के बहुत बड़े सचेतक भी माने जाते हैं। वो उठते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास आते हैं, उनके कान में कुछ कहते हैं और तब उन्हें पता चला कि ये पुराना बजट भाषण था, इसको पढ़ा जा रहा था। और इसके बाद अशोक गहलोत थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, हिचकते हैं, सॉरी कहते हैं फिर से, और उन्होंने कहा कि गलती हो गई, ये पुराना बजट भाषण था। हालांकि इसमें सबसे बड़ी गलती, इससे सरकार के साथ साथ अफसरों की भी सबसे बड़ी गलती है कि दरअसल इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा खास मौका, ब्रीफ केस में बजट भाषण लेके आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उस ब्रीफ केस के अंदर एक साल पुराना, साल 2022 का बजट भाषण किसने रख दिया? क्या ये राजस्थान सरकार को लेकर क्या वाकई में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? हालांकि अभी खास तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्य सचिव को तलब किया, उसको फटकार लगाई, नाराजगी जाहिर की कि आखिरकार इतनी बड़ी मिस्टेक, क्योंकि देखिए बजट जब आता है किसी भी सूबे का या देश का तो 1 या 2 दिन की तैयारी नहीं होती, ये तैयारी होती है लंबे समय की। और पिछले महीनों से काम चल रहा था इस बजट भाषण को लेकर, क्योंकि 2023 वो साल जिस साल राजस्थान में चुनाव होते हैं और राजस्थान में परंपरा चली आई है पूजा कि पहले कांग्रेस आएगी, फिर बीजेपी की सरकार चलेगी, फिर कांग्रेस की सरकार। तो इस रिवाज को तोड़ने के लिए सरकार हर वो कोशिश कर रही है, हर वो मुमकिन कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है कि आखिरकार राजस्थान के रिवाज को तोड़ा जाए और फिर रिपीट की जाए कांग्रेस की पार्टी की सरकार। लेकिन एक बट्टा लगता हुआ इस बजट भाषण में, क्योंकि तकरीबन 6 मिनट तक बजट भाषण पढ़ते रहे। मेरे सहयोगी हैं दिनकर मेरे साथ, दिनकर से जानने की कोशिश करेंगे। दिनकर, किसी भी विधानसभा के इतिहास में पहली बार है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने पुराना बजट भाषण पढ़ा हो, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो उन्होंने बजट 6 मिनट तक लगातार पढ़ा, इसके बाद सवाल खड़े होता है कि जो अफसर हैं क्या वो इसको लेके इतना सजग नहीं थे? क्या जो उनके मुख्य सचिव जो हैं उषा शर्मा, जिनको तलब किया है अब अशोक गहलोत ने, क्या उनको ये पता नहीं था कि ये पुराना पेज हम लेकर जा रहे हैं? वहीं विपक्ष इस पे सवाल ये खड़े कर रहा है कि क्या ये पहले से लीक हो गया, जो कि बजट बहुत गोपनीय चीज है अपने आप में शिवम, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत ने माफी मांगते हुए एक चीज कही कि ये पहले भी हो चुका है, वसुंधरा राजे जिस वक्त सीएम हुआ करती थी उस वक्त भी ये हुआ है। उन्होंने डायरेक्टली विपक्ष को काउंटर किया। हालांकि एक चीज आप देखिए कि अभी लगातार अशोक गहलोत पे काउंटर हो रहे हैं, केंद्र की सरकार से भी और राज्य में भी। एक तरफ से अडानी वाले मुद्दे पे अशोक गहलोत घिर चुके हैं कि उन्होंने अपने राज्य में उनको आवंटित किया उनको, उसके बाद अभी घिर रहे हैं वो सचिन पायलट को लेके। ये क्या पायलट का एक खेमा है, क्या वो फिर से राजस्थान में स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि अभी जब पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे विधायकों ने पायलट के खिलाफ गए और इनके साथ चले गए थे, तो एक हुआ कि पायलट के साथ शायद आला कमान है लेकिन वहां उनके विधायक नहीं है। लेकिन क्या अफसर साहब एक ये मैसेज दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जो कि इस बार चुनाव है वो इसमें अच्छा कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि सचिन पायलट अपने आप को बहुत बड़ा दावेदार मानते हैं सीएम का। सचिन पायलट तो दावेदार मानते हैं दिनकर, लेकिन इतिहास गवाह रहा है अफसरशाही किसी की नहीं रही, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो। अफसरशाही अभी किसी की नहीं रही, तो क्या फिर इसे अफसरशाही की एक बहुत बड़ी गलती कहें या फिर विपक्ष की द्वारा की जा रही साजिश कहें? हालांकि अभी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आई है, विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है, सारे मंत्री विधायक वहां पर हैं अंदर।
विपक्ष की साजिश कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से करे तो गहलोत जी की सरकार है राजस्थान में, और विपक्ष के बाद लेकिन राजनीतिक दल है, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात अगर नौकरशाह चला रहे हैं तो फिर इस तरीके से समझिए कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी। अगर विपक्ष की बात नौकरशाह मानने लगे, डीएसपी हो जाए, डीआईजी हो जाए, तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे ये सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने की चीज ये भी है कि उषा शर्मा जो उनके मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा जब ब्रीफकेस में पूरा वो जब बजट पेश किया तो आखिर पुराना पन्ना कैसे रह जाता है, क्योंकि अगर पुराना पेज आप रख रहे हैं, मानते हैं आप कंपेयर करने को रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको रख रहे हैं उसको साइड हटाना चाहिए। और हालांकि जब अशोक गहलोत ये पढ़ रहे थे तो उसमें याद होगा पिछले साल का बजट, उसमें एक शेरो शायरी भरा अंदाज था, और इस बार वो नहीं रहा था। जाहिर तौर पर सर को लेकर, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं पूजा, साल 2023 में विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान में होना है, मध्य प्रदेश में भी होना है, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में होना है, लेकिन राजस्थान खास इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और तमाम लोक लुभावन दावे और लोक लुभावन चीजें राजस्थान की जनता के लिए गहलोत सरकार लेके आई थी इस बजट में, लेकिन शुरुआत ही खराब हो गई। बिल्कुल शिवम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हालांकि गलती हुई है, अब इस गलती के पीछे कौन है ये जांच का विषय है। इस पर क्या सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार में इन दिनों प्रशासनिक अधिकारी काफी चर्चा में हैं। के पाठक और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बीच गाली देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आईपीएस अधिकारी पर अपने कनिष्ठ को गाली गलौज करने का आरोप लगा है। अब आईपीएस विकास वैभव के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज डीजी शोभा अहोतकर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट कर लिखा कि आईजी ने मुझे होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज का दायित्व दिया था और तब से ही नव दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं, लेकिन रोजाना तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। विकास वैभव ने देर रात ट्वीट कर अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया। उन्होंने ट्वीट कर अपना दर्द साझा किया। अब इस ट्वीट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में क्या नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, बिहार में नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं, बड़ा सवाल उठ रहा है। आईपीएस विकास वैभव का दर्द झलका है ट्विटर पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विकास वैभव का दर्द झलका है। अब कुछ दिन पहले एक और मामला आया था जिसमें एक आईएएस अधिकारी द्वारा बिहार के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें गाली गलौज किया जाता था, लेकिन स्थिति अब इतनी भयावह हो गई है कि एक आईपीएस अधिकारी द्वारा दूसरे आईपीएस अधिकारी को इस तरह से गाली गलौज की जा रही है कि वो इतना आहत हो जाता है कि उसे ट्वीट करनी पड़ती है, उसे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और सबसे बात तब बन गई जब शोभा अहोतकर डीजी है, ये शोभा अहोतकर, और उन्होंने होमगार्ड की ये डीजी है और उसी होमगार्ड के विभाग के आईजी है विकास वैभव, और इन्होंने ये आरोप लगाया है। ये काफी आहत दिख रहे हैं और इन्होंने ये फेसबुक पोस्ट किया। फेसबुक पोस्ट करने के बाद विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन दिया कि वो इतने व्यथित हो गए थे कि वो 2 महीने की छुट्टी पर जाना चाहते थे। लेकिन उनकी इस छुट्टी के बाद जो डीजी होमगार्ड है उन्होंने इन पे शोकॉज एक्शन लेते हुए इन्हें एक नोटिस जारी किया है कि आखिरकार अगर इस तरह की बातों को वो सार्वजनिक क्यों करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बातों को सार्वजनिक करने की बात करती है तो आखिर इस तरह के सवाल उठते ही क्यों है। आखिर डीजी रैंक के अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी को किस तरह से गाली गलौज कर सकती है, सवाल ये उठता है। तो आखिर क्या वाकई बिहार में ऐसे के प्रशासनिक महकमे में इतनी लुंच पुंच व्यवस्थाएं हो गई है कि गाली गलौज का सहारा लेना पड़ता है, ये अब सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल रजनी, ये व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इस ट्वीट के बाद डीजी मैडम पर कोई कार्रवाई हो पाई है अब तक? और देखिए डीजी मैडम पर तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो आईजी है विकास वैभव, इन पे डीजी मैडम ने कार्रवाई किया और इन्हें शोकॉज कारण बताओ नोटिस इन्हें जारी किया है। विकास वैभव जो है ये काफी कड़क आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ईमानदार और जांबाज अधिकारी भी हैं। कई इनके ऐसे मामले हैं जुड़े हुए जिनकी वजह से ये काफी लोकप्रिय भी रहे हैं और
ये डीजी शोभा होतकर है, उन्होंने ये आरोप है विकास वैभव का कि उन्होंने उनकी मां और पत्नी को गालियां दी हैं और इस बात को लेकर काफी मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेलते हुए उन्होंने छुट्टी के आवेदन दिए थे और इस छुट्टी पर जाने के साथ ही उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि इस तरह से उन्हें जलील किया जाता है, एक आईपीएस अधिकारी को किस तरह से जलील किया जाता है और उस जलील होने के बाद व्यथित मन से उन्होंने छुट्टी के आवेदन दिए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिसकी अधिकारी ही उन पर जांच के आदेश बिठा देती है कि आखिर उनकी बातों को सार्वजनिक क्यों करे, तो अब वो बंदा अब कहाँ जाएगा? क्या ये तमाम मामले अब यहाँ से बढ़कर जो आईपीएस का जो इनका अपना संगठन है उसमें उठेगा या फिर वाकई सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि जब बिहार से जुड़े हुए मामले आए थे तो उसमें काफी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए थे, लेकिन इस मामले को लेकर ना कोई पॉलिटिशियन बोलने को तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बिहार में सरकार की व्यवस्थाएं नहीं चल रही है? बिल्कुल रजनी, बड़ा सवाल उठता है जब एक आईपीएस अधिकारी इस तरीके से बेलगाम नौकरशाही का शिकार हो रहा है तो आम जनता की क्या हालत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।